नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम बुक मेंटेन करते समय हमें काम में आते हैं, तो इनका समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला है हमारा एंटिटी, एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी, एंटरप्राइज और नॉन बिजनेस एंटिटी। इसमें दोस्तों देखिएगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और प्रॉफिट अर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, वो बिजनेस एंटिटी कहलाती है। और नॉन बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, इसमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। बिजनेस में मनी का एक्सचेंज होना, गुड्स का या सर्विसेज का, इन सब का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। इंटरनल ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस सारे इंक्लूड होते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स या मशीनरी से रिलेटेड कोई भी डेप्रिसिएशन हो तो वो सारा इंटरनल ट्रांजैक्शंस में आता है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इसमें सारे एक्सटर्नल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होते हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस जो डायरेक्टली कैश का पेमेंट करते हुए हम कुछ भी परचेज या सेल करते हैं तो उसे कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो हमने परचेज तो कर लिया है लेकिन अभी पैसा देना बाकी है, या सेल तो कर दिया है, हमें पैसा लेना बाकी है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में आएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अकाउंट, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर दैट हेड। सारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है जो रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उसे अकाउंट कहते हैं। कैपिटल, क्लेम ऑफ द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ओनर ने या प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है या पैसा लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो कैपिटल में आएगा। कैपिटल हम एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्राइंग्स, अमाउंट, गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ऐसा अमाउंट या गुड्स या कोई भी बिजनेस का एसेट्स है, अगर वो ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो हम उसे ड्राइंग में इंक्लूड करेंगे। लायबिलिटीज़, क्लेम्स ऑफ अमाउंट्स एंगेज द एंटिटी और एंटरप्राइज। ऐसे क्लेम्स और ऐसा अमाउंट जो बिजनेस ने मार्केट से उठाया है और बिजनेस को आगे पे करना है तो वो लायबिलिटीज़ में इंक्लूड होएगा। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, इंटरनल लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ में ऑनर्स, प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स आते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में अदर देन ऑनर्स जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक्स, ये सब आते हैं, या लॉन्ग टर्म बोरिंग किया हो, लोन्स लिया हो तो वो अदर्स में आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं लायबिलिटीज़ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी पूरी होती है 31 मार्च को, ईयर एंड होता है। अगर उसके बाद कोई लायबिलिटीज़ पे हो रही है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में दिखाई जाएगी इस साल में। करंट लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ऐसी लायबिलिटीज़ जो अकाउंटिंग पीरियड में ही पे हो रही है तो इस अकाउंटिंग पीरियड में वो करंट लायबिलिटीज़ के नाम से शो होगी। एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। ऐसे रिसोर्सेज बिजनेस के जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे वो हमारे एसेट्स कहलाएंगे, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, ये सब।
नेक्स्ट देखिए, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। सेकंड है हमारा करंट एसेट्स, थर्ड है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं एसेट्स ओन्ड बाय द एंटिटी नॉट मीन्ड फॉर रीसेल, जो रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते हैं, बिजनेस के ही काम आने वाले एसेट्स वो नॉन करंट एसेट्स होते हैं। जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये एसेट्स बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं, इन्हें हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हैविंग फिजिकल असिस्टेंस, टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल असिस्टेंस होता है, मतलब कि वो बिजनेस में दिखाई देते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि फर्नीचर, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं नॉट हैविंग फिजिकल असिस्टेंस, जिनका फिजिकल असिस्टेंस नहीं होता है बिजनेस में, ये सिर्फ अकाउंट्स या बुक्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। करंट एसेट्स, एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्शन इनटू कैश, ऐसे एसेट्स जो जल्दी से सेल कर दिए जाएं या कैश में कन्वर्ट किए जाएं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, एसेट्स कमिंग इनटू एसिस्टेंस बाय एन अकाउंटिंग एंट्री से, ये भी इनका भी कोई असिस्टेंस नहीं होता है, ये सिर्फ बुक्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं जिनका लॉस रिटर्न ऑफ 1 साल में नहीं होता है, रिटर्न ऑफ होने में 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। आगे देखिए रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स आर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में देखिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अमाउंट रिसीव हो रहा है अगर हम सेल कर रहे हैं गुड्स का या सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें जो हमें पेमेंट मिल रही है या अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगा बिजनेस के लिए। कैपिटल रिसिप्ट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, जो रेवेन्यू नेचर के नहीं हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गए, उनसे कोई अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट में कहलाएगा। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर may be categorized into capital expenditure and revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर और थर्ड है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर है। इसमें फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इंकर्ड फॉर परचेसिंग ऑफ एसेट्स। इसमें भी वही देखिएगा, अगर हमें परचेज करने में एसेट्स को परचेज करने में कोई पेमेंट करना पड़ रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इंकर्ड फॉर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू, अगर अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है, स्पेंड करना पड़ रहा है गुड्स परचेज करने में या सर्विसेज देने में, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर, रेवेन्यू नेचर के तो हैं लेकिन ये रिटर्न ऑफ उनको होने में 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। एक्सपेंस, अमाउंट स्पेंट और इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, ऐसे एक्सपेंसेस जो बाद में हमें रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प देते हैं, ऐसे अमाउंट जो स्पेंट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, उनको हम एक्सपेंसेस में डालेंगे जो आगे बिजनेस को प्रॉफिट देंगे। इन एक्सपेंसेस में हम सैलरी या लेबर्स को जो हम सैलरी पे करते हैं, वेज पे करते हैं, रेंट दे रहे हैं, या फिर एसेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है, ये सब भी एक्सपेंसेस में ही आता है, एक तरीके का बिजनेस का खर्चा है। रेवेन्यू में देखिए, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड और रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करते समय अगर कोई हमें
मतलब कह सकते हैं कि कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो हमारे लिए वो रेवेन्यू है। जैसे कि जैसे हमें इसमें डिविडेंड मिले या इंटरेस्ट मिले, तो वो हमारे रेवेन्यू नेचर के ही होंगे। या तो वो रिसीव्ड हो जाएंगे या रिसीवेबल होने वाले होंगे, तो वो हम रेवेन्यू में इंक्लूड करेंगे। इनकम, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर हमारे एक्सपेंसेस कम हैं रेवेन्यू से, तो हमें इनकम होएगी। प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिजनेस। कोई भी ट्रांजैक्शंस करने के बाद अगर हमें प्रॉफिट अर्न होता है, तो वो हम बिजनेस के बुक्स में शो करेंगे। प्रॉफिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, देखिए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज़्यादा अगर हमारा रेवेन्यू है, मतलब एक्सपेंसेस से ज़्यादा अगर हमारा रेवेन्यू है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। नेट प्रॉफिट देखिए, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस। इसमें टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा टोटल रेवेन्यू है, तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। गेन, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू बिजनेस। ऐसा प्रॉफिट जो ट्रांजैक्शंस करते समय अर्न हो रहा है, तो वो हमारा गेन है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल ऑफ रेवेन्यू एंड अदर इनकम्स। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू और हमारे इनकम से, तो हमें लॉस होएगा। आगे देखिए, परचेसेस, परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ऐसे गुड्स जो हमने परचेज करे हैं सोल्ड करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अगर कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो वो सब परचेजेस में आएगा। परचेज रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। जो हमने परचेज किया है, अगर हमें उन्हें रिटर्न करना पड़ गया है, तो हम परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न करेंगे। जो हमारा नेट परचेज आएगा, वो हम ट्रेडिंग में शो करेंगे। सेल्स देखिए, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचना सेल कहलाता है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने बेचा है, अगर वो रिटर्न हो गया है, तो वो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होएगा और नेट सेल्स हमारा ट्रेडिंग में शो होएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऐसा अमाउंट जो रिसीव्ड हो रहा है या हो चुका है या हो रहा है सेल ऑफ गुड्स करने से या सर्विसेज करने से, तो वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। गुड्स, गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। ऐसे गुड्स जो हमने परचेज करे हैं आगे रीसेल करने के लिए और हमारा जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, वो सारा हमारा या बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। स्टॉक और इन्वेंट्री, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगर गुड्स पिछले साल बच गया है, तो हम इस साल बुक्स में उसको ओपनिंग स्टॉक के नाम से शो करेंगे। अगर इस साल का गुड्स बच गया है, तो इस साल के गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से शो करेंगे। आगे देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स, अमाउंट रिसीवेबल्स एंगेज द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऐसा अमाउंट जो रिसीवेबल होने वाला है हमारे गुड्स को सेल आउट करने में या सर्विसेज देने में, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है। इसमें हम सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स इंक्लूड करेंगे। अभी मैं बताऊंगी आपको डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं। आप ये देखिएगा, इन दोनों को मिला के
जो अमाउंट रिसीवेबल होगा, मतलब कि हमने सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज दी है, उसमें अभी हमें अमाउंट मिला नहीं है, रिसीवेबल होगा, तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा। अब देखिए डेटर्स क्या होते हैं। अ पर्सन और एंटिटी टू होम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। बिजनेस ने या बिजनेस के पर्सन ने अगर गुड्स होल्ड किया है या सर्विसेज दी है क्रेडिट पे, यानी कि अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, अमाउंट रिसीव बाद में होगा, तो ये हमारे डेटर्स होंगे। डेटर्स वो होते हैं जिनसे पैसा लेना बाकी है। हमने गुड्स तो सोल्ड कर दिए लेकिन हमें अमाउंट नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला है, तो हम डेटर्स में इसको शो करेंगे। Bills receivable, acceptance bills of exchange received from a debtors। ये बिल्स बिजनेस इशू करती है डेटर्स को। इस बिल्स में डेट दिया होता है कि इस डेट को आपको पेमेंट करना है, तो ये डेटर्स को दिया जाता है ताकि बिल्स रिसीवेबल्स की हेल्प से डेटर्स टाइमली पेमेंट कर सके। ट्रेड पेबल्स, अमाउंट पेबल एंगेज परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, हमने उसका पेमेंट नहीं दिया है, तो वो ट्रेड पेबल्स में आएगा, जिसका हम पेमेंट फ्यूचर में करेंगे। ट्रेड पेबल्स इज़ द सम ऑफ टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। इन दोनों को मिला के ट्रेड पेबल्स बनता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। अब हम देखेंगे क्रेडिटर्स क्या होते हैं और बिल्स पेबल्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स में देखिए, अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल एंगेज परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ। बिजनेस को अगर पेमेंट करना है, अभी परचेज कर लिया है, पेमेंट वो बाद में करेगा, तो वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स है, मतलब कि पेमेंट देना बाकी है। आगे देखिए, बिल्स पेबल, एक्सेप्टेंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज गिवन टू क्रेडिटर्स। ये जो बिल्स पेबल है, ये बिजनेस अपने पास रखेगी, जिसमें डेट शो होगी और डेट के अकॉर्डिंग उस डेट को क्रेडिटर्स को वो पे करेगी। कॉस्ट, एक्सपेंस ऑन परचेसिंग एंड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो भी परचेज करने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में जो वैल्यू आती है, वो हम कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। वाउचर एंड एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैविंग टेकन प्लेस, ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। डिस्काउंट, अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट डिस्काउंट अलाउड मे बी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। कोई भी गुड्स की प्राइस का रिडक्शन होना, जितना रिडक्शन हो रहा है सोल्ड करते समय, तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट, रिडक्शन अलाउड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस समय हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उस समय कोई रिडक्शन दिया है हमने या बिजनेस ने, तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। कैश डिस्काउंट, रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल और रिसीवेबल ड्यू टू टाइमली पेमेंट। जिस टाइम पे पेमेंट हो रहा है उस समय अगर और रिडक्शन हो रहा है प्राइस ऑफ गुड्स का, तो वो कैश डिस्काउंट कहलाएगा। यानी कैश पेमेंट करते समय कोई प्राइस डाउन करा जा रहा है या रिडक्शन किया जा रहा है, तो वो कैश डिस्काउंट में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिबेट। रिबेट में है रिडक्शन अलाउड इन द सेल ऑफ वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी और एक्सेस सप्लाई। अगर बिजनेस के पास माल ख़राब हो गया है या पुअर क्वालिटी का हो गया या डिफेक्टिव हो गया है, तो वो अगर कम प्राइस में सेल आउट करती है तो वो रिबेट कहलाता है। बैड डेब्ट्स नॉट रिकवर, ऐसे डेब्ट्स या ऐसे नुकसान जो रिकवरेबल नहीं हो, वो हमारे बैड डेब्ट्स में आते हैं। जैसे कि लॉस बाय फायर, जला हुआ माल वापस रिकवर नहीं हो सकता, तो वो बैड डेब्ट्स में आएगा। या लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी किया हुआ माल है, रिकवरेबल नहीं हो पाया है, तो वो बैड डेब्ट्स में आएगा। बैलेंस शीट, अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़।
एसेट्स और लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट जो हम शो करते हैं उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एज एग्जिटिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू डाली गई है एसेट्स की वो बुक वैल्यू कहलाएगी। बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? बुक्स इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और ट्रांसफर्ड और पोस्टेड, यानी कि जो अमाउंट या वैल्यू एसेट्स की जर्नल और लेज़र में पोस्टेड की गई है वो ही शो होती है या रिकॉर्डेड होती है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट कहलाता है। क्रेडिट ट्रेडिशनली राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ द क्रेडिट साइड। अकाउंट का जो राइट साइड, अकाउंट के राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। डेबिट ट्रेडिशनली लेफ़्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ डेबिट। अकाउंट का जो लेफ़्ट साइड होता है वो डेबिट साइड कहलाता है। डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज़ और इन्फ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस। मतलब कि बुक वैल्यू जो एसेट्स की नोट डाउन की गई है, कंटिन्यूस मशीनरी का यूज़ करने के बाद जो बुक वैल्यू डाउन हो गई है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एंट्री रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना बुक्स में वो एंट्री कहलाता है। इंसॉल्वेंट अ पर्सन और एंटिटी अनेबल टू पे हिज और इट्स डेब्ट्स। अगर पर्सन या बिजनेस अपने डेब्ट्स को, अपने नुकसान को पे करने में अनेबल है, सक्षम नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। सॉल्वेंट अ पर्सन और एंटिटी हु इज़ इन अ पोजीशन टू पे हिज और इट्स डेब्ट्स। अगर पर्सन या बिजनेस अपने डेब्ट्स को पेबल करने में सक्षम है या पे कर पाता है तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। प्रोप्राइटर अ पर्सन हु ओन्स द बिजनेस। ऑनर का बिजनेस या बिजनेस का जो ऑनर है वो प्रोप्राइटर कहलाता है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होता है, उस टाइम पे प्रिपेयर किया जाता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशंस को डिटरमाइन किया जाता है। दोस्तों, आज आपने ये अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझा है, आपको ये समझ में आ गए होंगे। आपकी कोई भी कंप्लेंट्स या डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।